आज हम एक ऐसी त्रासदी पर नजर डाल रहे हैं जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। भोपाल गैस त्रासदी। अब 40 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके जख्म आज भी ताजा है। और सच कहूं तो इससे मिले सबक पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं। तो चलिए समझते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था और आज हमारे लिए इसके क्या मायने हैं। कहानी शुरू होती है 2 और 3 दिसंबर 1984 की उस सर्द रात से। भोपाल शहर गहरी नींद में सो रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि हवा में मौत घुलने वाली है। यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक प्लांट से 40 टन से भी ज्यादा मिथाइल आइसोसाइनेट, एक बेहद जहरीला रसायन, लीक हो गया। ये जहरीला सफेद बादल एक खामोश कातिल की तरह पूरे शहर में फैल गया। जैसा कि एक चश्मदीद ने बताया, लोगों की नींद अचानक तेज खांसी और आंखों में एक असहनीय जलन से टूटी। हर तरफ बस अफरा तफरी और दहशत का माहौल था। ये जो घातक गैस थी, ये हवा से भारी थी, मतलब इसने शहर को एक तरह से मौत की अदृश्य चादर की तरह ढक लिया। घनी आबादी वाले इलाके ठीक इसके रास्ते में आ गए और लोगों के पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। और सबसे दुखद बात ये थी कि जो लोग जान बचाने के लिए अपने घरों से बाहर भागे, वो सीधा उस जहरीले बादल के मुंह में चले गए। शुरुआती कुछ घंटों में ही हजारों लोगों की मौत हो गई। लेकिन देखिए, मौतों का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। दशकों तक उस जहरीली गैस का असर लोगों की जान लेता रहा। एक अनुमान यह है कि 2026 तक कुल मिलाकर 25,000 से ज्यादा जानें जा चुकी होंगी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक शहर की कभी न भरने वाली तबाही की कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ एक हादसा था? सच तो ये है कि इस तबाही को पूरी तरह से रोका जा सकता था। ये सालों से चली आ रही एक खतरनाक लापरवाही का नतीजा थी। देखिए, खतरे की घंटियां तो सालों से बज रही थी। 1981 में फॉस्जीन गैस लीक से एक मजदूर की मौत हुई। फिर 1982 में कंपनी के अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने खुद चेतावनी दी थी कि एक रनअवे रिएक्शन हो सकता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस रात हुआ। लेकिन इन सारी चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। और इस लापरवाही की वजह सीधी सी बात है, कॉस्ट कटिंग। पैसा बचाने के लिए एक एक करके सारे जरूरी सेफ्टी सिस्टम बंद कर दिए गए। जहरीली गैस को ठंडा रखने वाला रेफ्रिजरेशन सिस्टम बंद पड़ा था। लीक हुई गैस को खत्म करने वाला गैस स्क्रबर बेकार था। यहाँ तक कि गैस को जलाने वाला फ्लेयर टावर भी काम नहीं कर रहा था। ये एक तरह से तबाही का इंतजार करने जैसा था। तो चलिए अब थोड़ा इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। आखिर उस टैंक के अंदर ऐसा क्या हुआ जिससे इतनी बड़ी तबाही मची, और उस रात मौसम ने इससे और भयानक कैसे बना दिया? हुआ ये कि एक रूटीन मेंटेनेंस के दौरान काफी सारा पानी स्टोरेज टैंक 610 में चला गया, जिसमें 40 टन से ज्यादा MIC गैस भरी हुई थी। पानी और MIC के मिलते ही एक जबरदस्त केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ, जिससे टैंक के अंदर गर्मी और दबाव दोनों ही खतरनाक लेवल तक बढ़ गए। आखिरकार टैंक का सेफ्टी वाल्व वो दबाव झेल नहीं पाया और फट गया। उस रात भोपाल के मौसम ने हालात और भी बिगाड़ दिए। आमतौर पर क्या होता है कि हवा किसी भी प्रदूषण को ऊपर आसमान में फैला देती है, लेकिन उस रात टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से ठंडी हवा की एक परत जमीन के पास ही फंस गई थी। इसी ने उस जहरीली गैस को एक चादर की तरह जमीन पर ही फैला दिया और लोगों को भागने का कोई मौका नहीं मिला। गैस का बादल तो कुछ घंटों में छट गया, लेकिन भोपाल के लिए तबाही तो अब शुरू हुई थी। इसने अपने पीछे एक ऐसी खामोश और कभी ना खत्म होने वाली आपदा छोड़ दी, जिसके नतीजे आज भी महसूस किए जा रहे हैं। अंदाजा है कि करीब 5 लाख लोग, आधा मिलियन, उस गैस की वजह से स्थायी तौर पर बीमार हो गए। ये एक ऐसा जख्म है जिससे ये शहर शायद पूरी जिंदगी अपने साथ ढोएगा। जो लोग उस रात बच गए, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सांस की पुरानी बीमारियां, आंखों की रोशनी जाना, बार बार गर्भपात होना, कैंसर और न जाने कितनी ही स्वास्थ्य समस्याएं एक तरह से पीढ़ियों को अपनी चपेट में ले चुकी हैं। ये जहर सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि लोगों के मन में भी उतर गया। और ये त्रासदी सिर्फ हवा तक ही सीमित नहीं रही। प्लांट बंद होने के बाद हजारों टन जहरीला कचरा वहीं पर छोड़ दिया गया। ये कचरा धीरे धीरे जमीन में रिसता रहा और आज भी वहां के ग्राउंड वाटर यानी भूजल को जहरीला बना रहा है।
आसपास के इलाकों के पानी में पारा और सीसे का लेवल सुरक्षित सीमा से 500% यानी 5 गुना ज्यादा पाया गया है। शायद इस त्रासदी की सबसे दर्दनाक विरासत यही है कि वो जहर आज भी जिंदा है और उन पीढ़ियों को भी प्रभावित कर रहा है जो उस रात पैदा भी नहीं हुई थी। 40 साल बाद भी प्रभावित इलाकों में बच्चे जन्मजात शारीरिक और मानसिक विकलांगता के साथ पैदा हो रहे हैं। ये एक ऐसा दर्द है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिल रहा है। इस भयानक तबाही के बाद पीड़ितों के लिए इंसाफ की एक बहुत लंबी और निराशा से भरी लड़ाई शुरू हुई। ये दशकों तक चली और सही मायनों में कहें तो आज भी अधूरी है। इंसाफ की तलाश एक बहुत लंबा और थका देने वाला सफर था। 1985 में भारत सरकार ने पीड़ितों की तरफ से केस अपने हाथ में लिया, लेकिन किसी भी तरह का फैसला आने में 25 साल लग गए, जब जाकर 2010 में कुछ भारतीय कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया। 1989 में भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड के बीच $470 मिलियन का एक समझौता हुआ। अब सुनने में ये रकम शायद बड़ी लगे, लेकिन इस तबाही के सामने कुछ भी नहीं थी। जो मुआवजा पीड़ितों को मिला वो उनके इलाज के खर्च के लिए भी काफी नहीं था। तो सवाल ये है कि इतने कम पैसे पर समझौता हुआ क्यों? दलील ये दी गई कि अगर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी जाती तो पीड़ितों को कोई भी राहत मिलने में 20 साल से ज्यादा लग जाते। भारत के धीमे कानूनी सिस्टम को देखते हुए एक जल्दी, भले ही वो नाकाफी क्यों ना हो, उस समाधान को बेहतर समझा गया। तो 40 साल बाद भोपाल त्रासदी हमें कई कड़वे सबक सिखाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या हमने वाकई कुछ सीखा है? भोपाल से जो सीख मिलती है वो बहुत सीधी और साफ है। खतरनाक केमिकल्स का कम से कम स्टॉक रखना, सेफ्टी सिस्टम को हमेशा 100% तैयार रखना, फैक्ट्रियों को आबादी से दूर रखना और सबसे जरूरी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी तय करना। ये कुछ ऐसे बुनियादी नियम हैं जिन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तो हम आज आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। 40 साल, हजारों मौतें और लाखों बर्बाद जिंदगियों के बाद क्या आज की दुनिया औद्योगिक लापरवाही से वाकई में ज्यादा सुरक्षित है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि भोपाल जैसी त्रासदी फिर कभी कहीं न हो। Thanks for watching. Please like, share and subscribe us for more such content.